तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये जो है ना आईआर का अप्रोच का क्वेश्चन है बेसिकली। और फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कैप्लॉन्स मॉडल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एंड व्हाई इज़ द यूनिट बीटो सिस्टम कंसिडर्ड अनस्टेबल। थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कैप्लॉन मॉडल पे, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके पास तो इसका आंसर आप ले सकते हैं। कैप्लॉन जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर को स्टडी किया है और उसने जो है ना कुछ फीचर्स दिए हैं। तो वो बोलता है कि देखिए क्या है ना कि अगर मैं यूरोप में जाऊं और प्री वर्ल्ड वार 1 जाऊं तो वहाँ क्या है ना कि हर कंट्री जो है ना आपस में अलायंस बना के जी रहे थे आराम से। लेकिन जैसे ही जो है ना ये वर्ल्ड वार 2 हो गया तो वर्ल्ड जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। जो शुरू का 10-15-20 साल है ना वो टाइट बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर टाइट था, क्योंकि उसमें बिल्कुल कंफ्लिक्ट चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। लेकिन जो बाद का है ना वो क्या है ना लूज हो गया ना, क्यों? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है ना एक अलायंस बना ली है जिसका नाम है नाम बेसिकली। फिर बात करते हैं क्या है कि आज के टाइम पे क्या है ना कि देखिए क्या है ना कि जो न्यूक्लियर रेस बढ़ गया है, जैसे क्या है ना कि अगर एक कंट्री के पास ज़्यादा पावर हो जाती है ना, मतलब उसके पास वीटो हो गया तो क्या है उसकी पावर बढ़ेगी। और आपको पता है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो वीटो का मतलब है कि एब्सोल्यूट पावर, तो फिर इनस्टेबिलिटी तो रहेगी ही ना। देखिए पावर एक जीरो सम गेम है, तो जब एक की पावर बढ़ेगी तो दूसरे की पावर घटेगी ही, इससे इनस्टेबिलिटी तो होना तय है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे इनस्टेबिलिटी आती है बीटो पावर यूनिट से, यही वो बताना चाहता है बेसिकली। तभी तो आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ इंडिया जाता है वहाँ पाकिस्तान भी जाता है। पहले पाकिस्तान जो है सार्क का मेंबर नहीं था, जब इंडिया बना तो वो भी बन गया है। तो मतलब वही है बेसिकली। तो ये है लास्ट में लिख दीजिए कि जो कैप्लॉन का मॉडल है ना वो आज के वर्ल्ड ऑर्डर को समझने में यूजफुल है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडियलिज्म और रियलिज्म में क्या कॉन्ट्रास्ट है वार और पीस को लेकर के, और कैसे इंटरनेशनल ऑर्डर को डिफाइन करता है। देखिए आपको पता है कि ये 2 बहुत प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी हैं, मतलब अप्रोच है आईआर में। देखिए लेकिन वार और पीस के बारे में बताना है। देखो आइडियलिज्म क्या बोलता है कि भाई जानते क्या है, वार को रोका जा सकता है। वार को रोका जा सकता है, जानते क्या है, अगर अच्छे से कोऑपरेशन किया जाए वर्ल्ड लीडर के साथ। लेकिन रियलिस्ट बोलता है नहीं 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 नहीं, देखिए तुम शॉर्ट टर्म के लिए वार को रोक सकते हो, वार होना तय है। हाँ तय है भाई। जैसे देखिए हमने कितना प्रयास किया कि भाई वर्ल्ड वार 2 ना हो गया ना, तो वही है। फिर एटलीस्ट बोलते हैं पीस के बारे में। देखिए क्या है ना, पीस को परमानेंटली इस्टेब्लिश किया जा सकता है विथ मल्टीपल कोऑपरेशन लाइक इकोनॉमिक, टेक्निकल, क्लाइमेट एंड ऑल। लेकिन वो बोलते हैं रियलिस्ट, भाई पीस को अगर ट्राई भी करोगे ना तो टेम्पररी इस्टेब्लिश कर पाओगे, लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। अब देख लीजिए पाकिस्तान बार बार मान रहा है, क्या नहीं मान रहा है, नहीं हो पाएगा। देख लीजिए इजराइल पैलेस्टीन, देख लीजिए ऑन गोइंग वार बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, देख लीजिए। तो पीस इज नॉट परमानेंट बेसिकली, ये रियलिस्ट बोल रहे हैं, बस यही लिखना था। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जोसेफ नाई आर द मेजर सोर्स ऑफ कंट्री सॉफ्ट पावर एंड उसका रेलेवेंसी क्या है। देखिए जजंदे क्या है, जो सॉफ्ट पावर है ना ये ग्लोबलाइजेशन के कारण बढ़ गया है। तो क्या सोर्स है, डिवाइड कीजिए पिछले अप्रोच में। कल्चर क्या सोर्स है भाई, इंडिया का योगा डिप्लोमेसी, बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवी, ये सब क्या है, यही तो है। याद रखें यहाँ पे एक थिंकर को यूज़ कर सकते हैं, ग्रामसी, ये भी जो है ना कल्चरल हाइजोनी की बात किया है। फिर पॉलिटिकल में देख लीजिए हम लोग स्कैंडिनेवियन मॉडल का एग्जाम्पल क्यों देते हैं, क्योंकि भाई पीस में, डेमोक्रेसी में वो टॉप पे आते हैं, तो इससे उनका सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है। फिर फॉरेन पॉलिसी में वैक्सीन में तो देख लीजिए, क्लाइमेट डिप्लोमेसी या फिर यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सॉफ्ट पावर का ही एग्जाम्पल है। तो ये सोर्स है उसके। फिर तो इसका रेलेवेंसी क्या है, देखिए क्या है ना, आज का जो टाइम है ना वो टेक्नोलॉजिकल एज है, तो भाई इसका रेलेवेंसी तो है ही ना, चूँकि भाई डिजिटल टाइम में क्या है ना कि हमको एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। हाँ फिर दूसरी चीज़ कि डायस्पोरा, अब हर कंट्री भाई दूसरे कंट्री में पॉपुलेशन तो है ही ना, जैसे कुछ अमेरिकन इंडिया में है, कुछ इंडियन अमेरिका में है, तो भाई हमको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा ना। फिर दूसरी चीज़ कि जो आज की जो कॉमन प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ये भाई अकेले सॉल्व नहीं होगा, इसमें कोऑपरेशन ही चाहिए और भी मल्टी स्टेक होल्डर कोऑपरेशन चाहिए। तो ये सॉफ्ट पावर ही है बेसिकली। तो मैंने कंक्लूजन में ऐसा लिखा कि सॉफ्ट पावर कंबाइन विथ हार्ड पावर विल लीड टू स्मार्ट पावर व्हिच इज द नीड ऑफ द 21st सेंचुरी। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, ग्लोबलाइजेशन का, तो क्या है कि इसका, एक मिनट, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है तो
हाँ, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट में क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। अब देखिए अंत कुछ लोग बोल देंगे ना कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट लिख देंगे जनरल सा, वो भाई स्टेट के फंक्शनिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये पूछ रहा है। तो देखिए अंत क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये तो क्या है ना कि जो आप इसको डिवाइड कर दीजिए स्पेशल अप्रोच में, पहले इकोनॉमिक में। तो ये क्या ये बोलता है जो पहले रेगुलेट कमांडर थे ना, वो बन गए रेगुलेटर। एग्जाम्पल इंडिया का देख लीजिए, सेबी, TRI, क्या है ये एग्जाम्पल है उसका। MNC के आने से जो कंट्रीज को जो है ना अपने मार्केट को लिबरलाइज करना पड़ा है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर लॉज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। फिर क्या है ना कि हमको जो है ना टैरिफ ऐसे मनमानी नहीं लगा सकते, क्योंकि WTO नाराज़ हो जाएगा इससे। जब क्या है कि कैसे चेंज हो रहा है स्टेट का फंक्शनिंग। फिर पॉलिटिक्स में डाल दीजिए कि भाई जब हम किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनते हैं ना, तो हमको अपनी सोवरेनिटी को शेयर करना होता है। हाँ, देख लीजिए आसियान, देख लीजिए यूरोपियन यूनियन, तभी तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, ब्रेक्जिट है, चूँकि भाई उसको लगा कि भाई मेरी सोवरेनिटी खतरे में जा रही है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन बढ़ा है, जिससे जो स्टेट क्या है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना अपने पीपल को देते हैं बेनिफिट्स है। लो भाई DBT लो, डायरेक्ट पैसा लो अकाउंट में। ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है। लेकिन इसके आपको बताना कि देखिए इसके कुछ नुकसान भी हैं भाई, क्योंकि भाई डेवलपिंग कंट्री भाई उतना डेवलप नहीं है भाई, तो भाई इनमें इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना, डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है, तो इसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। और जैसे इंडिया जो कर रहा है ना, वैसे सब कंट्री को फॉलो करना चाहिए कि आपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, साथ साथ में इसको आत्मनिर्भर भारत जैसे इंडिया फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल अप्रोच टू IR बताना है, वो भी क्रिटिकली एग्जामिन करना है। देखिए फंक्शनल अप्रोच जो है बेसिकली ये बोलता है कि देखिए क्या है कि कन्वेंशनल व्यू क्या बोलता है कि जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है ना वो इंटरनेशनल रिलेशन को ड्राइव करता है, लेकिन फंक्शनल अप्रोच ये बोलता है कि नहीं, पॉलिटिक्स के अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ है ना जो हमारे रिलेशनशिप को ड्राइव कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन, टेक्निकल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कोऑपरेशन, हेल्थ कोऑपरेशन, यही है फंक्शनल अप्रोच। डाल दीजिए इंडिया का वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस है ना, और फिर ये क्या बोलते हैं सुंदर पिचाई जो अमेरिका में काम कर रहा है, एक अच्छा शॉट कर रहा है। तो आपको ये बताना है फिर नहीं भाई इसको नियो फंक्शनल क्रिटिसाइज किए नहीं भाई, ठीक है मैं मानता हूँ कि इम्प्रूव करता है फंक्शनल अप्रोच, मतलब कुछ लेकिन क्या है जो पॉलिटिक्स अभी भी सेंटर पे है भाई, पॉलिटिक्स अभी भी सेंटर पे है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते भाई। अब देखो जब पाकिस्तान अब उसको कितना भी बेनिफिट दे देना, वो भाई जब तक वहाँ का गवर्नमेंट जो है ना सपोर्ट नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही है बेसिकली। ब्रेक्जिट देख लीजिए, ब्रेक्जिट सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है फंक्शनल अप्रोच का, ब्रेक्जिट है। हाँ, कंक्लूजन में लिख दीजिए, देखिए जो फंक्शनल अप्रोच है ना ये लिबरल अप्रोच को और ज़्यादा ब्रॉडन किया है, क्योंकि दोनों कोऑपरेशन की ही बात करता है बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन है कि बिलियर्ड बर्ड मॉडल से को बे मॉडल बर्ड कन्वर्ट हो गया, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं। बेसिकली ये कह रहा है कि जो पहले बर्ड जो है ना आप अपने आप पे ही डिपेंडेंट था, क्लोज था, अब वो कैसे ओपन हो गया, कैसे इंटरडिपेंडेंट हो गया है, बहुत सारे फैक्टर हैं। ये तो ग्लोबलाइजेशन ही है। हाँ, फिर दूसरा क्या है इंफॉर्मेशन कनेक्शन टेक्नोलॉजी है, गूगल, ChatGPT। तीसरा क्या है आपको पता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO है ना। चौथा क्या है क्लाइमेट है, टेररिज्म है ना। फिर ये इंटरनेशनल NGO है, ग्रीन पीस वगैरह हो गए, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया है ना। और चौथी चीज़ की और ये है ना कि आज के टाइम में क्या है ना हार्ड पावर का इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सबको पता है भाई कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो ये है बेसिकली। लास्ट में लिख दीजिए क्या है, ठीक है ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है, पर क्या है ना इससे जानते कहीं कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो डेवलप कंट्री है ना वो इस ग्लोबलाइजेशन के टूल का यूज करके नियो कॉलोनियलिज्म फैला रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान देने की जरूरत है, और जो है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्क्सिस्ट और रियलिस्ट अप्रोच में क्या कॉमन है। अब जनरली क्या बोलते हैं लोग इसमें डिफरेंस पढ़ के जाते हैं, कॉमन पूछ लिया है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखिए बात क्या है ना कि जो मार्क्सिस्ट बोलता है कि इकोनॉमी जो है वो रिलेशनशिप को ड्राइव करता है, मतलब इकोनॉमिक पावर। तो ये बताइए ये भी तो यही बोलता है रियलिस्ट भी कि मिलिट्री पावर और जिसके पास पावर है इकोनॉमिकली वही है नेसेसिटी को ड्राइव करता है। अब देखो यूएसए जो नाटो बना दिया वहाँ पे उसमें यूक्रेन को खींच रहा है अपने साइड, क्यों? मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर की वजह से। दूसरी चीज़ मार्क्सिस्ट अप्रोच बोलता है कि अंत क्या है कि जो क्लास स्ट्रगल है ना वो जो कैपिटलिस्ट क्लास ये जो डिटरमाइन करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, ये भी तो यही बोलता है बेसिकली कि जिसके पास पैसा होगा
जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा वही पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। तभी तो हर जगह है ना ट्रंप कूदता है, बोलता कि मैं ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रोक दिया। क्यों रोक दिया? वो अपनी पावर दिखा रहा है बेसिकली, वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता है बेसिकली। तो ये आप बताने कैसे जो है ना ड्राइव कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ क्या है आप ले सकते हैं, दोनों जो है ना लिबरल को रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं भाई कोऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, हमको पावर यूज करना पड़ेगा। ये भी एक कॉमन पॉइंट है। फिर इसमें आप ये भी ले सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ना, ये बोलता है कि जो बेस पे स्ट्रॉन्ग करेगा ना अपने मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, वही सुपर स्ट्रक्चर पे कंट्रोल करेगा। तो ये भी तो यही बोल रहा है ना कि जो अपने पावर को कंट्रोल करेगा वो भी। यहाँ पे हॉब्स को ला सकते हैं यार, या फिर उसको भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एक कौटिल्य को भी है कि जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगा उसके पास मिलिट्री पावर होगा। तो देखिए यही आपको लिखना था बेसिकली, है ना। लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। क्या है ना कि देखिए क्या है कि इनमें डिफरेंसेस है, लेकिन ऑल टुगेदर दोनों जो है ना अपने अपने लेवल में जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। हाँ, और दोनों रेलेवेंट भी हैं।